हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम वर्कशीट 8 के सभी प्रश्नों का हल करेंगे। यह वर्कशीट 8 आपके पार्ट 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण से संबंधित है। ये आपकी चैप्टर 2 की वर्कशीट सेकंड है। इसमें आपके अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे, टॉपिक को भी शॉर्ट में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए। बच्चों, जितनी भी मेटल होती है वो HCl और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है और उसी मेटल का साल्ट बनाती है। तो हम एक एक धातु की अभिक्रिया करके देखते हैं। तो फर्स्ट है, जब आयरन HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है। तो अभी हमने डिस्कस किया था, जब भी कोई धातु अम्ल HCl अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा और उसी मेटल का, उसी धातु का क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। तो जब Fe HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा और Fe क्लोराइड का साल्ट बनाएगा। यहाँ से जब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो जाएगी तो क्या बचेगा, Fe और Cl2। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारा फेरिक क्लोराइड का साल्ट बन जाएगा। ऐसे ही जब Fe सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा और फेरस सल्फेट का साल्ट बनाएगा। सेकेंड धातु है हमारी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। तो इन अभिक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि हाइड्रोजन गैस क्या होगी, उत्पन्न होगी। और जब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी तो उसके बाद जो बचेगा उसका हमारा क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। ऐसे ही मैग्नीशियम जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी और मैग्नीशियम सल्फेट का साल्ट बनेगा। थर्ड धातु है हमारी कैल्शियम। जब कैल्शियम HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी और कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। ऐसे ही जब कैल्शियम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी और कैल्शियम सल्फेट बनेगा। अब यहाँ पर हमारा जो अभिकारक में HCl था और यहाँ पर फॉर्मूले में क्या हो गया, Cl2 हो गया है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने 9th क्लास में रासायनिक सूत्र बनाने सीखे थे। तो जो कैल्शियम परमाणु के ऊपर चार्ज है कितना है, +2, और जो क्लोरीन परमाणु के ऊपर चार्ज है वो कितना है, -1। जब हम इनकी क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, Ca की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो C आ जाएगा और Cl की 2 से होगी तो CaCl2 आ जाएगा। Ca की अभिक्रिया H2SO4 से करिए तो CaSO4 बना है। ये क्यों बना है, क्योंकि Ca परमाणु के ऊपर +2 चार्ज होता है और SO4 अणु के ऊपर -2 चार्ज होता है। जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो +2 -2 है तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और सीधा CaSO4 बन जाएगा। ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब जो इन अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है उसकी हम एक टेस्ट से पहचान कर सकते हैं। तो इसमें जैसा इस डायग्राम में दिखा रखा है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल में या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में किसी धातु के पीस डालेंगे तो वहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और जब उसे एक साबुन के पानी से निकाला जाएगा तो उसमें से बबल्स उठेंगे, बुलबुले की फॉर्म में उठेंगे, जो कैंडल के साथ जलने पर पॉप का साउंड देगी। अगर पॉप का साउंड दे रही है इसका मतलब हमारी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, जब कॉपर की नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी या नहीं होगी, अपने उत्तर की पुष्टि करनी है। मैग्नीशियम और मैंगनीज Mg और Mn को छोड़कर जितनी भी धातु हैं वो नाइट्रिक एसिड के साथ जब अभिक्रिया करेंगी तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करेगी। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, मैग्नीशियम और मैंगनीज को छोड़कर जितने भी धातु हैं वो नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है। तो कॉपर के अलावा अगर कोई और धातु भी लिखी है मैंगनीज और मैग्नीशियम को छोड़ के तो वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करेगी। जब तांबा नाइट्रिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो हमारा नाइट्रिक एसिड है एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है और जो ऑक्सीकरण एजेंट होते हैं वो क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन उत्पादन होगी उसका ऑक्सीकरण करके उसे वाटर में कन्वर्ट कर देंगे, H2O में कन्वर्ट कर देंगे। और जो स्वयं नाइट्रिक एसिड है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में अपचयित हो जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीकरण एजेंट होते हैं वो दूसरे को क्या करते हैं, उपचयित करते हैं और अपने आप को अपचयन करते हैं। तो इसलिए जैसे हाइड्रोजन गैस उत्पादन होगी उसे उपचयन करके वाटर में कन्वर्ट कर देगा और अपने आप को अपचयन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। जैसे नीचे रिएक्शन में दिखा रखा है, नाइट्रिक एसिड जब कॉपर के साथ रिएक्ट करता है तो एक नीले कलर का कंपाउंड देगा जिसका नाम कॉपर नाइट्रेट है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस देगा और वाटर बनेगा।
इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस उत्पादन तो होती है, मगर नाइट्रिक एसिड उससे क्या कर देता है, उपचयन करके वाटर में बदल देता है, जिसकी वजह से वो नहीं निकलती है। थर्ड क्वेश्चन है, क्या होता है जब एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है या अभिक्रिया करता है? इसे रासायनिक प्रतिक्रिया में लिख। जैसा भी हमने पढ़ा था, धातुएं अम्ल जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करती थी, हाइड्रोजन गैस उत्पादन करती थी। इसे हमारे जो स्ट्रॉन्ग क्षार होते हैं जैसे NaOH, वो क्या करते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया करके वो भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड धातु एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट सफ़ेद रंग का यौगिक बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करते हैं। इसे हम अभिक्रिया से समझते हैं। जैसे एल्युमिनियम में सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, NaOH। जब एल्युमिनियम NaOH के साथ अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 का एक यौगिक बनाएंगे जिसका रंग सफ़ेद होता है और हाइड्रोजन गैस उत्पादन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, हम किस प्रकार कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं? जितने भी धात्विक ऑक्साइड का मतलब है कोई धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, और जो भी धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि ये जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और पानी बनाते हैं। और हमने पहले पढ़ा था, अम्ल जब क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और पानी बनाते हैं। अगर कोई तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, लवण और पानी बना रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, क्षारीय होगा। इसलिए हमारे धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ये तो पहला कारण है। दूसरा कारण है, ये पानी के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और ये धातु हाइड्रोक्साइड पानी में OH नेगेटिव आयनों को छोड़ते हैं। जब भी किसी भी क्षार को अगर पानी में छोड़ते हैं तो क्या देगा, OH नेगेटिव आयन देगा। जो भी कंपाउंड पानी में छोड़ने पर अगर हमें OH नेगेटिव आयन दे रहा है तो हमारा क्या होगा, क्षार होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो आपको ये दोनों कारण लिखने हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी माँ ने धातु के कंटेनर में अचार या चटनी को क्यों नहीं रखा है? इसलिए नहीं रखा है क्योंकि अचार में क्या होता है, अम्ल होता है। अचार में अम्ल उपस्थित होता है, और जब वो धातु के संपर्क में आएगा, तो अभी हमने पढ़ा था धातु के साथ जब कोई अम्ल अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा और कुछ ना कुछ साल्ट बनाएगा। तो जैसा लिखा है, धातु के कंटेनरों में अचार को संग्रहित या रखा नहीं जाता है, क्योंकि अचार में एसिड की उपस्थिति धातु के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी और अन्य रसायनों का निर्माण करेगी, जिससे हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। इसलिए हम धातु के कंटेनर में नहीं रखते हैं। पांचों के पांचों क्वेश्चनों को हमने अच्छी तरह हल कर लिया है, और हाइड्रोजन को पहचानने का एक टेस्ट भी कर लिया, जिससे हम हाइड्रोजन को पहचान सकें। आपकी वर्कशीट 8 में यही बताया गया था कि धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं क्या होता है, और धातु जब क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं क्या होता है। बस यहाँ से 2-3 और मेन पॉइंट है जो हम भी हमें पढ़ने हैं। जैसे जो भी अधिक क्रियाशील धातु हैं वो तो जल्दी रिएक्शन कर लेती हैं, मगर जो कम क्रियाशील धातु होती हैं जैसे कॉपर हो गया, Ag हो गया और Hg हो गया, ये तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अम्ल 2 टाइप के होते हैं, तनु और सांद्र। तनु में क्या होता है, H+ आयन की मात्रा कम होती है, और सांद्र का मतलब क्या होता है, जिसमें H+ आयन की संख्या ज़्यादा होगी। जो H+ आयन की संख्या ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा जो हमारा अम्ल होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आगे ऐसे हर वर्कशीट का सॉल्यूशन आपका हिंदी में लाएंगे और सारे के सारे क्वेश्चनों का हल भी अच्छी तरीके से प्रोवाइड करेंगे। ओके, धन्यवाद।